Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. BTC ETH range bound amid macro uncertainty. तो यहाँ विशाखा पिछले हफ्ते हमने देखा कि बिटकॉइन में और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें हमने थोड़ा सा डिप देखा और उसके मेजरली दो बड़े रीजंस हैं। एक तो ये कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने क्वार्टर पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक किया, एक ये रीज़न था। दूसरा ये कि जो जॉब्स डेटा था वो भी थोड़ा डिस्करेजिंग ही आया, इसी वजह से हमने थोड़ा सा बिटकॉइन में और बाकी क्रिप्टो करेंसी में डिप देखा। लेकिन वहीं जैसे हमने देखा था कुछ टाइम पहले बिटकॉइन के ETFs फाइलिंग का एक ट्रेंड सा चल गया था, बहुत सारी कंपनीज ने अपने BTC ETF जो है फाइल किए थे। अब वही ट्रेंड हम ईथर में देख रहे हैं, तो ईथर के लिए भी बहुत से कंपनी जो है ना उसके लिए ETF फाइल किए हैं, तो उससे थोड़ा सा मार्केट में ऑप्टिमिज्म अब बना है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो बिटकॉइन जो है वो $29,115 पर है। ठीक, तो बिटकॉइन का प्राइस जो नीचे गया उसका एक और रीज़न ये भी माना जा रहा है क्योंकि एक खबर आई कि जो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो कुछ जो फ्रॉड चार्जेस है बाइनेंस के खिलाफ कंसिडर कर रहा है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला गया। और इसके साथ ही जैसा आपने कहा कि सभी बिटकॉइन स्पॉट ETF या ETH ETF के लिए अब फाइल करना शुरू किया है और 6 एंटिटीज़ ने तो ETH ETF के लिए फाइल भी कर दिया है। तो यहाँ पे पहले देखा गया है कि SEC ने कभी भी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ब्लैक रॉक की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। आई थिंक दिस क्रिएटेड ऑप्टिमिज्म इन द एंटायर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। Moving on, India's Supreme Court seeks government action on cryptocurrency. तो यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या ट्रेडर्स, सभी एक क्लैरिटी चाहते हैं क्रिप्टो को लेकर। और माना जा रहा है कि G20 प्रेसिडेंसी में ये जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनियन गवर्नमेंट पे कुछ सवाल उठा दिए हैं और इसका रीज़न जो है वो ये रहा कि गणेश शिव कुमार एक 47 ईयर्स ओल्ड मैन है जो कि दिल्ली से संबंध रखते हैं और इनके खिलाफ कुछ क्रिप्टो रिलेटेड चार्जेस थे। तो इसके लिए इन्होंने पिटिशन दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पहले में उन्होंने ये कहा कि उनको बेल दी जाए और दूसरे में यह कहा कि इनका जो ये केस है वो किसी एक्सपर्ट एजेंसी जो कि क्रिप्टो रिलेटेड एक्सपर्ट एजेंसी है उन्हें सौंपा जाए। तो यहीं पे अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक जो यूनियन गवर्नमेंट है ना वो लॉज लेकर आ पाया है और ना ही कोई ऐसी एक्सपर्ट एजेंसी जो है वो बनाई गई है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पे खड़े कर दिए हैं। आई थिंक मच नीडेड रेगुलेटरी या क्लैरिटी जो है वो चाहिए अभी इस टाइम पर। लेकिन अभी इस तरह की कोई बॉडी या कोई स्ट्रक्चर आए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जज जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस तरह की कोई रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए जो जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं क्रिप्टो को लेकर उनसे निपटा जाए, उनको हैंडल किया जाए। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा देखा जाए तो कंसर्न रहा है अब तक, चाहे वो RBI का हो या गवर्नमेंट का हो, कि कोई भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज ना हो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो। तो बढ़ते हैं आगे। G20 President India publishes its input for framing global crypto rules. तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस साल G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया कर रहा है और उसके लिए पूरी तैयारियां भी चल रही हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि इंडिया ने अपनी तरफ से जो है गाइडलाइंस वो फाइल कर दी हैं कि वो किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस क्रिप्टो को लेकर चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ IMF और FSB जो है वो मिलकर एक सिंथेसिस पेपर तैयार करेंगे और कहा जा रहा है कि जो सिंथेसिस पेपर हैं वो इस महीने के अंत तक यानी कि अगस्त के एंड तक बन जाएंगे और फाइल कर दिए जाएंगे, जो कि G20 प्रेसिडेंसी की जो मीटिंग है उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है। तो अब देखना ये होगा कि इस सिंथेसिस पेपर में किस तरह के रूल्स वो आगे फॉरवर्ड डालते हैं क्या, और अल्टीमेटली जो रूल्स आते हैं लॉ में आएंगे वो क्या होंगे, उस पर सबकी नजर बनी हुई है फिलहाल। काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि अगर इंडिया ने जो रूल सजेस्ट किए हैं, हम देख सकते हैं कि इंडिया का एक तरह से एफर्ट है कि जो भी ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स बनने वाले हैं उसके लिए वो अपना जो सजेशंस है वो दे रहे हैं और अब उनके जो रूल्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो जाए। और जैसे कि आपने कहा कि आने वाले टाइम में ही पता चलेगा क्योंकि सितंबर में जो ये है समिट है वो होने वाला है और उसमें ही जो एक क्लैरिटी, मच नीडेड क्लैरिटी जैसे कि हमने बात की, वो सभी को मिल जाएगी। और इससे पहले FSB ने भी ये भी कहा था कि उनको बहुत टाइटर रूल्स चाहिए आगे अराउंड क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज और साथ ही साथ जो ग्लोबल स्टेबल कॉइन अरेंजमेंट्स हैं उसको लेकर स्पेशली जो उनका फोकस है वो इस पर है। जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये कैसे रूल्स आने वाले हैं, थोड़े फेवर में होंगे या नहीं होंगे, और इससे डिस्करेज तो नहीं होंगे जितने भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर एनकरेज होंगे। ट्रू। मूविंग ऑन, Ether futures ETFs race kicks off with 6 entities filing SEC applications. So as we discussed अभी जैसे बिटकॉइन स्पॉट ETF का एक ट्रेंड था और BlackRock की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट भी हो गई, तो उसके बाद अब ETH की जो ETF है उसके लिए
लिए भी एक ज़्यादा देख सकते हैं हम एक इंटरेस्ट बढ़ गया है सभी का, और जो लगभग 6 एंटिटीज़ ने इसके लिए फ़ाइल भी कर दिया है। और सबसे पहली जो एंटिटी थी वो है वॉलेटिलिटी शेयर्स, जिसने कि 28 जुलाई को फाइल किया। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो SEC है वो एक्सेप्ट करता है इनकी एप्लीकेशन या नहीं, और अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक विद इन 17 डेज़ या 75 डेज़, यानी कि अक्टूबर 12 को जो वॉलेटिलिटी शेयर्स की जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो ETF है वो लॉन्च भी हो जाएगा। बिल्कुल, वॉलेटिलिटी शेयर्स के साथ शुरुआत होगी और उसके बाद बाकी सारी जो कंपनी जिन्होंने फाइल किया है उनकी भी एक करके फिर ETF शेयर्स आते रहेंगे, ईथर ETF शेयर्स, अगर वो अप्रूव होते हैं। वैसे इससे पहले 10 कंपनीज ने ईथर ETF के लिए फाइल किया है, जिनको कि SEC ने बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया, या फिर कहूँगी एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तो ये एक बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अब SEC क्या लेता है रुख और क्या उन्हें अप्रूव करता है या नहीं करता है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। So moving on, AI investment could reach $200 billion globally by 2025, says Goldman Sachs. तो गोल्डमन सैक्स की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो AI में इन्वेस्टमेंट है वो 2025 तक, यानी कि अगले 2 साल में $200 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि जो US की GDP होगी उसका 4% कंट्रीब्यूट करेगा AI में इन्वेस्टमेंट। और वहीं अगर ग्लोबली सब कंट्रीज़ की बात करें, जैसे चाइना जैसी कंट्रीज, तो उनमें जो है उनकी GDP का 2.5% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, या फिर कहेंगे कॉन्स्टिट्यूट करेगा ऑफ AI इन्वेस्टमेंट। वही अगर हम कंपेयर करें इससे पहले जब भी कोई टेक बूम हुए हैं, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर्स को लेकर हो या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, उसमें हमने GDP में 2% उसका कंट्रीब्यूशन देखा है। तो उसके मुकाबले ये AI का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट डबल होगा। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ जो कि सामने आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि AI की काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस हैं, हर सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, एंड आई थिंक इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहा है AI में, और काफ़ी ज़्यादा जो टेक जायंट्स हैं उनको बेनिफिट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ AI। एंड आगे चलकर अगर ऐसी ही इन्वेस्टमेंट्स होती रही तो यहाँ पे जो ग्लोबल लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसके साथ ही जो इकोनॉमी है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। अच्छा, उन्होंने गोल्डमन सैक्स ने ये भी कहा है कि जो $200 बिलियन की हम बात कर रहे हैं कि वो AI इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें से $100 बिलियन जो होंगे वो US की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। तो which is a big number, huge number, almost 50%. Moving on, WorldCoin is onboarding 8 users per second, Sam Altman. तो यहाँ पे WorldCoin, सैम ऑल्टमैन जो कि को-फाउंडर हैं और CEO हैं OpenAI के, वो अपना प्रोजेक्ट WorldCoin लेकर आए। अब क्योंकि वो OpenAI के ऑलरेडी फाउंडर हैं तो कुछ AI रिलेटेड तो होना ही था। और क्रिप्टो करेंसी से हम देखें अगर तो WorldCoin कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो WorldCoin है वो आइरिस को स्कैन करता है बिल्कुल फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन, और उसकी जो आइडेंटिटी है, और फॉर वेरिफिकेशन देखे जाए तो अभी यहाँ पे सैम ऑल्टमैन ने एक रिसेंटली ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि उनके जो ये प्रोजेक्ट है WorldCoin, इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यूजर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि 8 सेकंड में देखा जाए तो हर एक पर्सन को वो वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कि उनकी एक ORB टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसको यूज़ करने के लिए जो लोग हैं उसकी लाइन्स लगी हुई हैं लोगों की, लेकिन इस पर जो बाकी के यूजर्स हैं वो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके ऑफिसेज काफ़ी जगह पे हैं, तो दुबई और जो बाकी की जगह हैं उन्हें इंक्लूड करके ऐसी लाइंस कहीं भी नहीं है, सभी कुछ नॉर्मल है, ऐसा कहा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि एक रिपोर्ट में कि 13 जुलाई तक जो है ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया था इसके लिए। और अगर हम और भी डेटा की बात करें तो एथस्कैन का डेटा कहता है कि अब तक सिर्फ 3650 लोगों ने ही जो है वो ओन करते हैं WLD टोकन को, और अब तक सिर्फ 13,766 जो 13,766 ट्रांजैक्शंस ही WLD टोकन में हुई हैं। तो ये एक्चुअली देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल कौन से डेटा सही है और कौन से नहीं। क्या सैम ऑल्टमैन अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ाकर दिखा रहे हैं, या फिर नंबर्स जो हैं वो सही हैं? बिल्कुल। मूविंग ऑन, Curve Finance's token surges 500% on Bitham after $100 million exploit. तो विशाखा, जो कर्व फाइनेंस है उसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोसिस्टम की बैकबोन माना जाता है, और रिसेंटली इसमें एक सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट हमने देखा, एक री एंट्रेंसी एक्सप्लॉइट था जिसमें कि $100 मिलियन वर्थ डिजिटल एसेट्स जो हैं वो रिस्क पर आ गए थे। और उसके बाद हुआ ये कि जो CRV का डॉलर डिनोमिनेटेड प्राइस था वो 15% गिरा, और उसके बाद यही लग रहा था कि इससे पूरी जो मार्केट है वो अफेक्ट होगी। लेकिन वहीं सरप्राइजिंगली साउथ कोरिया की जो एक्सचेंज है बिथम में, वहाँ हमने देखा कि जो CRV और उनका जो कोरियन वॉन है उसका जो डिनोमिनेटेड प्राइस है उसमें 500% हमने सर्च देखा, और वो जो प्राइस है वो
$4.36 तक पहुंच गया। तो ये एक बहुत ही एक सरप्राइजिंग बिल्कुल, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लॉइट होता है तो यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ा। और इसका रीज़न यही रहा आई थिंक कि जो मेनली इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट है CRV टोकन का, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। आई थिंक काफ़ी अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए आगे भी, क्योंकि ट्रॉन के जो फाउंडर है जस्टिन सन, उन्होंने भी ये कहा कि बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल सपोर्ट किया है इसे। तो आई थिंक दिस क्रिएट्स ऑप्टिमिज्म एंड दिस शुड हैपन। और अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जो CRV टीम है उन्होंने हैकर्स को 10% की बाउंटी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो जो पैसा है लौटा देते हैं जो उन्होंने इसमें एक्सप्लॉइट किया, तो वो 10% बाउंटी पे करने को रेडी हैं। और अगर हैकर्स इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो पूरा लीगल एक्शन लेंगे और उन्हें अरेस्ट कराएंगे। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें है आगे। Moving on, Meta to launch AI chatbots with human-like personalities to retain users. तो यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग अक्सर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्होंने धूम मचा दी। और उसके बाद अब यहाँ पे पहले मेटावर्स पे फोकस, मेटावर्स के बाद AI पे फोकस, और अभी रिसेंटली उन्हें जो Q2 की अर्निंग्स आई है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। तो अब वो एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जो कि AI चैटबॉट्स हैं, जो कि ह्यूमन लाइक पर्सनैलिटीज़ होने वाली है जिनकी, एंड ये आपको सभी को गाइड करेंगे। जैसे चैटबॉट्स नॉर्मली हम देखते हैं चैट्स, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा सभी लोगों के लिए, ऐसे AI चैटबॉट्स जिनकी ह्यूमन लाइक पर्सनालिटीज होने वाली है। बिल्कुल, और ये जो चैटबॉट्स हैं, AI चैटबॉट्स हैं, वो यूजर्स के साथ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस भी करने वाले हैं। और विशाखा, अगर ये एक्चुअली सक्सेसफुली आता है तो हो सकता है कि यूजर्स को बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि अभी हम जब देखते हैं किसी भी ऐप पे या हम कहीं चैटबॉट पे बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक लगता है कि हाँ, जो हमारी क्वेरी है वो अच्छे से सॉल्व नहीं की जा रही। तो जितना ज़्यादा ही क्लोजर टू ह्यूमन पर्सनालिटीज़ होगा तो आई थिंक हमारे जो यूजर्स हैं वो भी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। बिल्कुल, और मेटा का मोटिव भी यही है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा यूज़र रिटेंशन चाहिए, तो इसकी वजह से ऐसा इनिशिएटिव वो लेकर आए हैं। बिल्कुल। So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2 TV and have a great weekend.